चलो बच्चों, आज आपका जो क्लास चल रहा था पिछला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आज उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है और पढ़ेंगे आज इससे आगे। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े थे और टाइप्स उसका देखे थे। उस टाइप से हमने देखा था कि उसको हम ब्रॉडली 4 भागों में बांटे थे। पहला भाग था आपका न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा भाग था आपका वीक फोर्स, तीसरा पार्ट में उसको बांटे थे वो आपका था फील्ड फोर्स और चौथा था आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमने सारे फोर्स को देख लिया था। आपका रह गया था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के अप्लाई ना हो सकता हो, है ना। बॉडी पर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है तो विदाउट कॉन्टैक्ट वो हो ही नहीं सकता, अप्लाई फोर्स हो ही नहीं सकता। तब हम इस तरह के फोर्स को बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और इसको ऐसे लिखेंगे, इफ द फोर्स acts on a body by body to body contact is known as contact force, मान लो जैसे कि एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है बच्चे, और यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक को यहाँ से पुश करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे तो स्वाभाविक है ये जो ब्लॉक है ये ए और ये हम बी मान लेते हैं, ये भी इसको पुश करेगा और ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक को आगे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा इस डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ए और बी जो है यहाँ पर क्या है इसका, देखो गौर से यहाँ पर क्या हो रहा है इसका दोनों का जो सरफेस है, दोनों का जो सतह है वो कांटेक्ट में है, दोनों बॉडी कांटेक्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ए बी पर फोर्स लगाएगा और जब बी ए पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स किसके अंदर आएगा, आपका कांटेक्ट फोर्स के अंदर आएगा। उसी तरह ये बॉडी जो रखा हुआ है इस पर जो ये आपका ग्राउंड है वो भी तो इस पर फोर्स लगा रहा है और ये ग्राउंड को भी फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ ये ग्राउंड और ये ब्लॉक दोनों भी क्या है, कांटेक्ट में है। तो ये यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ग्राउंड के द्वारा ये भी क्या होगा, आपका कांटेक्ट फोर्स ही होगा। कोई आप स्ट्रिंग ले लो, उसमें कोई आप बॉडी या किसी भी ब्लॉक को बांध कर उसको ऐसे घुमाओ या उसे कहीं पर आप क्या कर दो, हिंज कर दो, लटका दो, सस्पेंडेड कर दो, तो वहाँ पर क्या होगा, वो स्ट्रिंग पर भी एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स भी क्या होगा, आपका कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग के द्वारा क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही तो चल पाते हैं। तो हमारे पैरों पर जो ग्राउंड होता है वो फोर्स लगाता है, हम उस पर लगाते हैं, वो हमारे पैरों पर लगाता है। तो ये फोर्स भी क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स के सब मेजर प्रमुख कांटेक्ट फोर्स हम देखेंगे, सब मेजर कांटेक्ट फोर्सेस। तो सब मेजर कांटेक्ट फोर्स में आपका आता है एक पहला नॉर्मल फोर्स। क्या आएगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन को ही बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स को ही नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उच्चतर कक्षाओं में आप नॉर्मल रिएक्शन इसको अच्छे से इसको आप देखोगे। आप नॉर्मल रिएक्शन कुछ नहीं, आपका कोई भी बॉडी या ब्लॉक किसी ग्राउंड पर या किसी दूसरे ब्लॉक पर लगा हुआ है तो इसके कारण इसके mg, इसके जो मास होता है, इसके कारण जो फोर्स ये लगाता है ग्राउंड पर, तो उसी के अपोजिट एक ये फोर्स लगाता है ग्राउंड भी ऊपर की तरफ और ये इसके सतह पर फोर्स लगाता है, दोनों इक्वल होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं बच्चों। उसी तरह आपका दूसरा होगा स्ट्रिंग में लगने वाला जो फोर्स होता है। मान लो आप कोई इस तरह से एक स्ट्रिंग को हिंज कर दो यहाँ पर और एक बॉडी है, तो ये बॉडी इसको m मास मान लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है T, और ये भी आपको क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है T। इसको T से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं टेंशन। इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। स्ट्रिंग
और बॉब, इसको आप बॉब मान लो, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट को जिसमें हम इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, इसको स्टिक कर देते हैं एक दूसरे से, तो धागा क्या हो जाता है आपका, स्ट्रेच हो जाता है, उसमें टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, तनाव, इसको तनाव बल हम बोलेंगे हिंदी में, तो ये आपका हो जाएगा टेंशन। ठीक है, और तीसरा आपने देखा ही, तीसरा आपका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है आपका। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है कि कोई भी ब्लॉक है, आप इसको मूव करा रहे हो इस डायरेक्शन में चाहे पीछे की तरफ, तो होता क्या है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के जो ये सरफेस, इसको इस तरफ देख लेते हैं, तो इस बॉडी के सरफेस पर इस तरफ एक फोर्स लगता है ग्राउंड के द्वारा। ग्राउंड क्या करता है, इस पर एक फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, और ग्राउंड पर भी, ठीक है, ये ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा तो ग्राउंड क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ग्राउंड पर ये आगे की तरफ फोर्स लगाता है, ग्राउंड पर भी आगे की तरफ फोर्स लगाता है। कौन, ये ब्लॉक लगाता है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। ये ग्राउंड पर भी फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा ग्राउंड भी उतना ही फोर्स उस ब्लॉक पर भी लगाता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, ये भी देखो आप कांटेक्ट में है, तो ये फ्रिक्शन भी आपका कांटेक्ट फोर्स में आ गया। ठीक है, इतना हमने अच्छे से इसको देख लिया है। अब आपका नॉर्मल हो गया, इधर आपका टेंशन हो गया, इधर आपका हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। है ना, कांटेक्ट फोर्स को बच्चों हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वो हम पढ़ते हैं आपका मास। पहले हम मास के बारे में देख लेते हैं कि ये मास है क्या। मास को हम आपको बताए थे, ये क्या है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको हमने बता दिया था, लेकिन यहाँ मास को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि मास एक्चुअल में है क्या। तो देखो बच्चों, मास जो होता है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है, वह उस बॉडी का एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब उसका क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। तो लिखेंगे हम, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ये। आप बोलोगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखो आप आगे जाओगे उच्चतर कक्षाओं में, तो वहाँ आप दो प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे। एक होता है आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी साइज और स्पेस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जो साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड क्या, स्पेस। साइज एंड स्पेस पर जब कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रहा है, तब हम उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और मास क्या है आपका, यही है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब मास ना साइज पर डिपेंड करता है ना ये स्पेस पर डिपेंड करता है। साइज का मतलब कोई बॉडी बहुत बड़ा उसको आप कर दो, किसी बॉडी को आप गर्म कर दोगे तो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्या उसका क्या होगा, मास बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा मास उसका उतना ही रहेगा। कई बार आप देखते हैं कि बहुत बड़ा वस्तु है और कोई छोटा वस्तु भी है, तो बड़ा वस्तु के रिस्पेक्ट में छोटे वाला का मास ज़्यादा आता है। तो मास का ये साइज से कोई लेना देना नहीं है, साइज छोटा हो बड़ा उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। मास का लेना देना उस डेंसिटी से होता है, जो आप आगे हम आपको बताएंगे। और स्पेस से भी लेना देना इसका नहीं है, ये डिपेंड नहीं करेगा स्पेस पर। मतलब क्या, स्पेस का मतलब जगह पर। आप किसी भी 1 किलो के वस्तु को चौकी पर रख दो, ज़मीन पर रख दो, या आकाश में ले जाओ, मंगल ग्रह पर रख दो, वो 1 केजी का ही होगा। 30 केजी का कोई व्यक्ति मान लो दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है, मंगल पर, वहाँ भी आपका क्या रहेगा, मार्स पर भी 30 केजी का ही रहेगा, जुपिटर पर भी आपका 30 केजी का रहेगा। स्पेस यूनिवर्स के किसी भी कोने में उसे लेकर चले जाओ, मास आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला। क्यों,
क्योंकि मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखते हैं, इससे आगे हम देखेंगे, क्योंकि मास का बहुत बड़ा रोल है न्यूटनियन फिजिक्स में, क्या है, बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए हम मास को पढ़े हैं अच्छे से। तो बच्चों हमने मास के बारे में देख ही लिया है, ये आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और हमने इसको समझ लिया है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फोर्स को हमने ब्रॉडली देखे थे, लेकिन हम एक्टिंग अपॉन द फोर्स, इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि फोर्स को हम और कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम इसका और स्पेशल टाइप्स देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के आधार पर क्या होता है, फोर्स आपका दो भाग में इस फोर्स को बांटा जाता है। ठीक है, एक आपका होता है बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल इसको बोलेंगे संतुलित बल, इसको बोलते हैं असंतुलित बल। संतुलन का मतलब कि जो संतुलन में कर दे वस्तु को, मतलब आपका जब किसी भी वस्तु पर नेट फोर्स आपका क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, तब हम क्या कहेंगे, उस सारे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, क्योंकि सारे फोर्सों ने क्या किया है, मिलकर उसका जो सुपरपोजिशन इफेक्ट आया है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब उसके डायनामिक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डायनामिक्स जो है आपका उस बॉडी का सेम का सेम ज्यों का त्यों है। और जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसको आप देखो, इसमें क्या होता है कि जब नंबर ऑफ फोर्स जो होता है आपका, जो उस पर एक्ट हो रहा है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। इसको समझते हैं पहले। मान लो कोई एक आपका ये ब्लॉक है, उस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स मान लेते इधर से लग रहा है, कुछ फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है, ग्राउंड भी इसको लगाएगा एक फोर्स। ठीक है, इधर से मान लेते हैं दो फोर्स लग रहा है, इसको मान लेते हैं F1 F2 F3, है ना, कुछ फोर्स ऐसे भी लग रहा है, F4 मान लेते हैं, F5 F6। ठीक है बच्चों, कुछ फोर्स ऐसे मान लेते हैं, F7, ठीक है, F8 और F9। अब इतना सारा फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है बच्चों, और सारे फोर्स हम बताए थे, फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका हम नेट रिजल्ट देखते हैं। उस सारे फोर्स को हम वेक्टोरियली जोड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सारा फोर्स का जो वैल्यू, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, जब सारे फोर्स को हम जोड़ देते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, जब हम समेशन करते हैं, उसका समेशन ऐसे नहीं आता है कि इसको आप 2 है 4 है 5 है तो ऐसे जोड़ दो आप डायरेक्ट। अलजेब्रिक जोड़ नहीं होता है, उसमें आपका वेक्टोरियल जोड़ होता है, उसको ज्योमेट्रिकली जोड़ना पड़ता है। ठीक है, लॉ ऑफ, उसका लॉ आता है ना, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल, एडिशन लॉ ऑफ, ऐसे करके आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आता है, उस तक कक्षाओं में आप इसको पढ़ोगे। बस यहाँ समझने के लिए इसको मान कर चलते हैं कि मान लो ये दो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस फोर्स को हम दो भाग में बांट लेते हैं, इधर इधर तोड़ लेते हैं। इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी लग रहा है, आप देखो गौर से, और नीचे की तरफ भी लग रहा है। तो नीचे की तरफ जितना भी फोर्स लग रहा है, ये इधर आप कर लो, ये इधर कर लो, तो मान लेते हैं इस फोर्स को इसने कैंसिल कर दिया होगा, इस दोनों फोर्स, इस चारों फोर्स को ये अकेले कैंसिल कर दिया होगा। मतलब बोल रहा है कि भाई जितना तुम लगा रहे हो तुम लगाओ, हम उतना तो पीछे से लगा रहे हैं, नीचे से लगा रहे हैं, और दोनों बराबर लग गया तो क्या हो जाएगा, बॉडी वहीं का वहीं रह जाएगा, कोई मूव ही नहीं होगा। इधर से जो F1 F2 और F3 जैसे लग रहा है, और F8 और F9 क्या कर रहा है, इस तीनों को बैलेंस कर दिया। ये बोल रहा है कि आप तीनों जो फोर्स लगा रहे हो, लग रहा है हम दोनों अकेले बराबर हैं, और ये दोनों क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है इस दोनों को। मतलब नेट इफेक्ट क्या हो गया इस बॉडी पर, जीरो हो गया। तो ये बॉडी आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। उसका डायनामिक्स में कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा। तब इस सारे फोर्स के ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। यदि इतना सारा फोर्स लगने के बाद इस किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है कि इधर का फोर्स ज़्यादा बलवान हो, ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड हो, तो ये बॉडी क्या होगा, आगे की तरफ एक्सेलेरेट करेगा, मूव करेगा। या इधर का फोर्स ज़्यादा होगा तो ये बॉडी इधर करेगा, या ऊपर जाएगा, या चाहे नीचे धंस सकता है, या कोई इस कोना में भागेगा, चाहे इस कोना में भागेगा। ये किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, इस ब्लॉक का जरूर क्या होगा, मोशन होगा, क्योंकि वहाँ पर सारे एक्टिंग फोर्स का जो है रिजल्ट क्या हो रहा है, जीरो नहीं आ रहा है।
तब इस डायरेक्शन में जब इस तरह का फोर्स लगे और बॉडी में मोशन होने लगे तब हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से स्पष्ट है, जब बॉडी को आप बैलेंस कर देते हो सारे फोर्स, जब बॉडी आपका बैलेंस में ही है तो बैलेंस, उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। और जब बॉडी बैलेंस खो देता है, अनबैलेंस हो जाए, तो उन सारे फोर्सों को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम इन्हें जान लिया कि आपका ये फोर्स होता है। तो बच्चों हमने देख ही लिया कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। यदि आप इसका लिखना चाहते हैं डिफिनेशंस तो ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। इफ द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी does not change by acting on the body a large number of force on the body, numbers of force. If the dynamics of the body does not change by acting on the body, number of forces on it, then it is called balanced force. ठीक है। ये सारे फोर्स क्या कहलाएंगे? इसका जो रिजल्टेंट एक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका इस तरह से आप लिख सकते हो, इफ द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी चेंजेज बाय एक्टिंग, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, चेंजेज बाय एक्टिंग द number of forces on it, then it is called unbalanced force। ठीक है, समझा तो हम आपको दिए ही थे, आपको ऐसा आप डिफिनेशन लिखा दिए हैं। इफ द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज बाय एक्टिंग ऑन द बॉडी number of forces on it, then it is called balanced force. Or if the dynamics of the body changes by acting the number of forces on it, then it is called unbalanced force। तो लिखने के लिए आप इस तरह से कॉपी में लिख लेना, एग्जाम्स वगैरह में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। एक हम और भी फोर्स को हम एक दो तरीके से दो भाग में हम और बांटेंगे फोर्स को, और उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बांटते हैं फोर्स को, एक इंटरनल फोर्स, एक सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है। देखो वहाँ पर डायनामिक्स ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आधार पर हमने फोर्स को दो भागों में बांटा, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जो बॉडी था यदि वो इक्विलिब्रियम में होगा बहुत सारे फोर्स लगने के बाद भी तो बैलेंस फोर्स, यदि इक्विलिब्रियम खो देगा तो अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पर हम सिस्टम के आधार पर देखेंगे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जानेंगे, ये सिस्टम है क्या। तो देखो बच्चों, सिस्टम का मतलब होता है कि मान एक चित्र बनाते हैं और आपको चित्र से अच्छा से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई बॉडी है, ठीक है, ए, यहाँ पर एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है। इस तरह से ये कनेक्टेड है, ठीक है। और एक बॉडी यहाँ पर है आपका, यहाँ एक बॉडी है, मान लेते हैं इसको डी। आप गौर से देखो, ये बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश में है, तो स्वाभाविक है ये फोर्स लगेगा इस पर। ये धागे से, स्ट्रिंग से क्या है, जुड़ा हुआ है सब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नोड है, यहाँ पर ये इस पर फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है। मान लेते हैं कि ये कुछ न कुछ फोर्स लगा रहा है T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T3 और ये यहाँ पर T4 लगा रहा है, ठीक है। तो ये सारा A B C D जो चार ब्लॉक्स हैं, ये चार जो ब्लॉक्स हैं एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है
किस चीज़ के कारण? स्ट्रिंग के द्वारा। और कौन फोर्स से जुड़े हुए हैं? ये आपका जो है जुड़ा हुआ है आपका T1, T2, T3 और T4 के कारण जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर T1, T2, T3 और T4 इस बॉडी और यहाँ नोड के बीच में लग रहा है, इसके और इसके बीच नोड में लग रहा है, इसके बीच में नोड में लग रहा है, और ये इसके नोड में लग रहा है। तो ये जो आपका T1, T2, T3 और T4 आप देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या है? इंटरनल फोर्स है। और सिस्टम, हम इस पूरे को हम क्या बोल देंगे? सिस्टम बोल देंगे। और इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ द बॉडी या सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अलग अलग बोलेंगे, यदि ए को, बी को, सी को, तो बोलेंगे ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन इस पूरे को डायनामिक्स को हम कंसीडर क्या करेंगे? एक क्या कंसीडर करके चलेंगे? सिस्टम का मानकर चलेंगे। तो किसी भी सिस्टम के जो दो पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। तो ये सारा जो आप फोर्स देख रहे हो T1, T2, T3, ये आपका है इंटरनल फोर्स। ये क्या है? आपका इंटरनल फोर्सेस है। और ये पूरा बॉडी जो आपका एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मान लेते हैं ए, ये पूरा बॉडी एक कॉमन एक्सेलरेशन से, मान लेते हैं घसीट कर सबको ले जा रहा है आगे की तरफ, तो उसका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस पर जो आपका फोर्स क्रिएट होगा, टोटल फोर्स, एफ नेट फोर्स, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल फोर्स होगा, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स को हम ऐसे बोलेंगे कि दोज फोर्स डज नॉट अफेक्ट द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है, या इस तरह से बोल सकते हैं, आप लिख ही लो इसको इस तरह से, दोज फोर्सेज डज नॉट अफेक्ट द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। ये जो पूरे सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को ये जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, ये इसके डायनामिक्स में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद पेट में क्या होता है? आपका खाना पचने लगता है, तो खाना में वहाँ पर फोर्स लगता रहता है। ये लिक्विड उधर से उधर, उधर से उधर खाना जाता रहता है, आपका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। तो क्या इसके उस अंदर में जो आपका फोर्स क्रिएट हो रहा है, क्या इस फोर्स के कारण आप ऊंचाई पर चले जाते हो, या आपका बॉडी हिलने लगता है? ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो आपका पूरा बॉडी एक सिस्टम है, और आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं छोटे छोटे, वो सबको आप क्या समझ लो? पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। वो एक दूसरे पर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। और उस फोर्स के कारण उस बॉडी के मोशन में जरूर चेंज होगा, उस सिंगल बॉडी का डायनामिक्स जरूर चेंज होगा, लेकिन ऑल ओवर द देखा जाए पूरे बॉडी को, जब हम एक सिस्टम मानकर एक उसको पूरे को हम एक अलग बॉडी मानते हैं, पूरे को मिलाकर, तब हम उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। और उस सिस्टम के डायनामिक्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा आपका। ये होता है इंटरनल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है कि दोज फोर्सेस अफेक्ट द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। मतलब ऐसा फोर्स जो क्या करे? डायनामिक्स को क्या कर दे? आपका अफेक्ट कर दे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। तो हम जहाँ भी पढ़ेंगे आपका मेनली एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। ऑल द बेस्ट, आगे आप पढ़ते रहो। अगली क्लास हम आपको लेंगे और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे।